हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ क्वालिफाइंग कोर्स। जो भी स्टूडेंट बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर में है तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा गेम, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन जो आपके एमसीक्यू आते हैं आपके एग्जाम के लिए, थर्ड ईयर वालों के स्टूडेंट के लिए। इस क्वेश्चन बताऊँगा आपको। मैं जो क्वेश्चन कराऊँगा टॉप 200 क्वेश्चन कराऊँगा, जिनमें से आपके काफ़ी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं इस टाइम 2022 के एग्जाम में एंड 2023 के एग्जाम में। तो दोस्तों, बिना किसी वेस्ट टाइम का आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रही। तो दोस्तों, जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको उनके खुद से भी ऑप्शन बताने कि आप कौन सा क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन गलत कर पा रहे हैं। जो सा क्वेश्चन गलत करांगे उससे आप कुछ सीखेंगे एंड सारे क्वेश्चनों को आप मेरे साथ रिवाइज करेंगे एंड आप अपने एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि गति विज्ञान का पिता या पितामह किसे माना जाता है, या पेशी गति विज्ञान का पितामह किसे माना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन 1 आपका है कॉम्ट, ऑप्शन बी है रूसो, ऑप्शन सी है अरस्तू, ऑप्शन डी है आर्किमिडीज। तो गति विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है, तो उसको आपको कहा जाता है आपके अरस्तू को, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि इस पूर्व सर्वप्रथम किसने मानव शरीर के गुरुत्वाकर्षण केंद्र को समझने में उल्लेखनीय प्रदर्शन प्रस्तुत किया। जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र को समझने में उल्लेखनीय प्रदर्शन प्रस्तुत किया मानव शरीर के, तो आपके पास ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए कॉम्ट ने, ऑप्शन बी रूसो ने, ऑप्शन सी अरस्तू ने, ऑप्शन डी आर्किमिडीज ने। तो डियर स्टूडेंट, जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी अरस्तू इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि किनियोलॉजी का संबंध ज्ञान के किस क्षेत्र से है। जो किनियोलॉजी है वो आपका जो रिलेशन है नॉलेज के किस क्षेत्र से है। आपके पास ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए एंटोमो एंड फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी भौतिक एवं गणित, ऑप्शन सी ए बी इस दोनों करेक्ट है, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट, जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि किनियोलॉजी नामक शब्द में वो काइनेस से क्या तात्पर्य है, मतलब किनेसिस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आपके पास ऑप्शन ए रहे। ऑप्शन ए चाल, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी स्थैतिक। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका कैनिस शब्द का जो तात्पर्य मीन्स होता है वो आपका मतलब चाल गति होता है। गति क्या होता है, गति, स्पीड, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 9 के बारे में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 5 में पूछा है कि उस विज्ञान को क्या कहते हैं जो यांत्रिकी की शाखा है तथा जिसका संबंध गति से है। आपके पास ऑप्शन ए रहे काइनेटिक्स, ऑप्शन बी काइनेमेटिक्स, एंड ऑप्शन सी डायनामिक्स, ऑप्शन डी किनेसियोलॉजी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट, उस विज्ञान को क्या कहते हैं जो यांत्रिकी शाखा है जिसका संबंध गति से, तो गति से जो आपका रिलेशन है वो आपका काइनेमेटिक्स का है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि किनेसिस एवं लोगोस किस भाषा के शब्द से हैं। आपको बताना है कि ये क्वेश्चन इन 4 ऑप्शन में से क्वेश्चन कौन सा मतलब ऑप्शन सही है। देखते हैं आप इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं या नहीं। तो ऑप्शन ए में पूछा है कि लैटिन, ऑप्शन बी में ग्रीक, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो लोगोस जो शब्द का शब्द है वो है आपका ग्रीक भाषा का शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि किनियोलॉजी शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। आपके पास ऑप्शन ए रहे। ऑप्शन ए किनेसिस प्लस लोगोस, ऑप्शन बी किनियोसिस प्लस लोगो, ऑप्शन सी किनिक्स प्लस लोगोस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सो डियर स्टूडेंट, जो किनेसियोलॉजी शब्द है वो आपके 2 कौन से शब्दों से मिलकर बना है, वो है किनेसिस प्लस लोगोस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 एंड 10 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8। सो 8 में पूछा है डियर स्टूडेंट, जो लोगोस का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ द लोगोस। सो डियर स्टूडेंट, लोगोस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो इसमें पहले आपको बताना है कि कौन सा इनमें से ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी कल्पना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका लोगोस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आपका साइंस मतलब विज्ञान होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में।
सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि किंचियोलॉजी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी संतुलन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो आपका किंचियोलॉजी का जो रिलेशन है वो आपका बल से है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो सारे के सारे आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनमें से कहीं से भी आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको कृपया ध्यान से देखें और पढ़ें और उनका आंसर जरूर दें। एंड इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में पूछेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, किस गति विश्लेषण में संधियों, मांसपेशियों, उत्तोलक, तल एवं अक्ष आदि का अध्ययन किया जाता है? आपके पास ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ए बायोमेनिकल विश्लेषण, ऑप्शन बी किंशियोलॉजिकल विश्लेषण, ऑप्शन सी सिनोमेट्रिक विश्लेषण एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका जो गति विशेष संबंधी मांसपेशियाँ, उत्तेलक एवं तल अक्ष आदि का जो अध्ययन मतलब किया जाता है वो किस में किया जाता है? वो किंशियोलॉजिकल विश्लेषण में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 के बारे में। सो डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि किसी प्रतिरोध के विरुद्ध या उसके ऊपर से कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो आपके पास ये रही, ऑप्शन ए ताकत, ऑप्शन बी चाल, ऑप्शन सी सहनशीलता, ऑप्शन डी लचकता। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो प्रतिरोध के विरुद्ध या उसके ऊपर कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ताकत, मतलब फोर्स, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि उस विज्ञान को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी गति या संरचना का अध्ययन यांत्रिक नियमों के आधार पर किया जाता है? आपके पास ऑप्शन ए यांत्रिकी, ऑप्शन बी प्राणी गतिकी, ऑप्शन सी प्राणी यांत्रिकी, ऑप्शन डी गतिक विज्ञान। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं प्राणी यांत्रिकी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो आपको स्वयं ही आपको आइडिया लगाने लेना चाहिए कि प्राणी गति पूछा है तो प्राणी यांत्रिकी आएगा, प्राणी यांत्रिकी नियमों का आधार पूछा है तो प्राणी यांत्रिकी आएगा। ये तो आप कोई भी छोटा सा बच्चा भी इसे बता देगा। आई होप आप लोगों ने सही किया हो या गलत, ये तो आपको ही पता होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपने क्वेश्चन नंबर 12 सही किया है या गलत। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 13। सो डियर क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कि मांसपेशियों की गति की ज्यामिति, व्याख्या एवं विवेचन करने की श्रेय किसे दिया जाता है? आपके पास ऑप्शन ए काम्ट को, ऑप्शन बी रूसो को, ऑप्शन सी आर्स्तु को, ऑप्शन डी आर्किमिडीज को। तो जो मांसपेशियों की जो ज्यामिति की व्याख्या विवेचना करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वो आपका आर्स्तु को दिया जाता है। किसको? आर्स्तु को, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 मतलब 14 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि शारीरिक शिक्षा का विभिन्न अंग है। शारीरिक शिक्षा का अभिन्न अंग है, यह कथन है, मतलब किसका कथन कैसा है? सत्य है असत्य है? आपके ऑप्शन ए में पूछा सत्य है, ऑप्शन बी में असत्य है, ऑप्शन सी आंशिक असत्य है एंड ऑप्शन डी आंशिक असत्य है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जिसका राइट आंसर है ये सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है कि शारीरिक शिक्षा की विशेषता में क्या नहीं है? तो शारीरिक शिक्षा की विशेषता में क्या नहीं है? आपके पास ऑप्शन ए शारीरिक शिक्षा द्वारा खेल नियमों का समझा जाता है, ऑप्शन बी वैज्ञानिक विधि द्वारा जानवरों को सिखाया जाता है, ऑप्शन सी शारीरिक शिक्षा द्वारा सामाजिक बदलाव संभव है, या ऑप्शन डी शारीरिक शिक्षा का आधार व्यायाम का खेल है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, आपके क्वेश्चन में क्या पूछा वो देखो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि शारीरिक शिक्षा की विशेषता क्या है, विशेषता पूछिए शारीरिक शिक्षा की। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा? तो डियर स्टूडेंट, जो वैज्ञानिक विधि द्वारा जानवरों को सिखाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा कि खेलों की दृष्टि से राष्ट्रीय गति विज्ञान संगठन किस देश से गठित किया गया है? आपके पास ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी नेपाल। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, खेलों की दृष्टि से राष्ट्रीय गति विज्ञान संगठन किस देश से संगठित किया जाए? वो संयुक्त राज्य अमेरिका, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अभी तक आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि किसे सबसे पहले चलने मतलब वॉकिंग की क्रिया का विश्लेषण एवं विवेचन करने का श्रेय दिया जाता है? मतलब किसको सबसे पहले चलने की क्रिया या विश्लेषण एवं विवेचन करने का श्रेय दिया जाता है? आपके पास ऑप्शन ए काम्ट को, ऑप्शन बी रूसो को, ऑप्शन सी आर्स्तु को, ऑप्शन डी आर्किमिडीज को। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जिसका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी आर्स्तु इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में।
सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि आरस्तू ने चलने मतलब वॉकिंग की क्रिया में किस गति का उल्लेख किया है। आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए घूर्णन गति, ऑप्शन बी स्थानांतरीय गति, ऑप्शन सी ए बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए बी इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि विराम की विपरीत दिशा को क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी लचक, ऑप्शन सी शक्ति, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विराम की विपरीत मतलब विराम जो एक विराम अवस्था में कोई वस्तु है उसकी विपरीत मतलब उल्टा दिशा को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डियर स्टूडेंट गति, स्पीड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि किसने सर्वप्रथम मांसपेशियों के संकुचन के समय उनके रेशों में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या कर गति विज्ञान को ठोस आधार प्रदान किया है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए काम्ट ने, ऑप्शन बी रूसो ने, ऑप्शन सी कील ने, ऑप्शन डी आर्किमिडीज ने। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर इसमें क्वेश्चन पूछा क्या है कि सर्वप्रथम मांसपेशियों के संकुचन के समय उनके रेशों में होने वाले परिवर्तन मतलब चेंजेस की जो आपकी जो व्याख्या कर गति विज्ञान को ठोस आधार प्रदान किसने किया? वो क्या आपका कील ने। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट जो आपको 21 का आपको राइट आंसर देना है, क्या आप इसमें से सही क्वेश्चन कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन कोणीय गति नहीं है। आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए प्रसार, ऑप्शन बी अपवर्तन, एंड ऑप्शन सी व्युत्क्रम, ऑप्शन डी अकुंचन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो कौन कोणीय गति नहीं है? वो आपकी व्युत्क्रम इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि किसी भी वस्तु का अध्ययन किस में किया जाता है। आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए शुद्धगति की, ऑप्शन बी बलगति की, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट जो आपका जो वस्तु का अध्ययन किया जाता है वो शुद्ध गति की में भी किया जाता है, बल गति की में भी किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23-24 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि गति के अध्ययन के साथ साथ गति उत्पन्न होने का अध्ययन किसमें किया जाता है। आपके पास ऑप्शन ए रहे शुद्ध गति की में, ऑप्शन ए बी बल गति की में, ऑप्शन सी ए बी दोनों, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका गति का अध्ययन साथ साथ गति के उत्पन्न होने का अध्ययन जो किया जाता है वो आपके बल गति की में किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कि गति विज्ञान में मानवीय निष्पादन से जुड़ी गतियों का अध्ययन किया जाता है, यह कथन है सत्य, असत्य, संदिग्ध या इनमें से कोई नहीं। तो गति विज्ञान जो मानवीय निष्पादन से जुड़ी गतियों का अध्ययन किया जाता है यह कथन आपका सत्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है कि गति विज्ञान के अनेक शाखाओं का योग है, यह कथन है सत्य, असत्य, आंशिक सत्य, आंशिक असत्य। तो गति विज्ञान गति के अनेक शाखाओं का जो योग किया जाता है ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है कि मानव शरीर पर यांत्रिक एवं जैव यांत्रिक दोनों नियम एवं सिद्धांत लागू होते हैं, यह कथन कैसा है, सत्य है या असत्य है। तो इसमें ऑप्शन ए में पूछा है सत्य, ऑप्शन बी में पूछा असत्य, ऑप्शन सी में पूछा है संदिग्ध, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है कि जैव यांत्रिकी विज्ञान को किस आधार पर माना जाता है। आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए जैव यांत्रिकी पेशी एंटोनॉमी, ऑप्शन बी न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी, एंड ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है कि आधुनिक युग में जैव यांत्रिकी विज्ञान का विषय क्षेत्र अत्यंत संकुचित है, यह कथन है सत्य, असत्य, संदिग्ध या इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर असत्य, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि शारीरिक शिक्षा एवं खेल
शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में गति विज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है। यह कथन कैसा सत्य है, असत्य है, संदिग्ध एंड इनमें से कोई नहीं। डियर स्टूडेंट, जैसे भी आपको क्वेश्चन ये इस क्वेश्चनों में मतलब फैम में दिखाई दे रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ऐसे के ऐसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसमें 29 का कौन सा क्वेश्चन है, सत्य है या असत्य है? तो डियर स्टूडेंट, ये आपका एकदम करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सत्य इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कि गेम, बैट, डिस्क्स, भाला, हैमर इत्यादि के उपयोग के समय शरीर से संबंधित अंग उपयुक्त गति होना अनिवार्य है। यह कथन है सत्य है, असत्य है, संदिग्ध है, इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, जैसे हम गेम कोई बैट या कुछ भी लिखेंगे तो उसमें आपका जो इसमें आपको गति होती है, स्पीड होती है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, 32 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात करेंगे कि गति विज्ञान मानव गति के यांत्रिक आधार संबंधी ज्ञान को उपलब्ध कराता है। यह कथन है सत्य है, असत्य है, संदिग्ध या इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सत्य इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है कि गति विज्ञान का ज्ञान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के अत्यंत उपयोगी है। यह कथन सत्य है, असत्य है? जो गति विज्ञान का ज्ञान, गति विज्ञान का जो नॉलेज है खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के अत्यंत उपयोगी है, कथन सत्य है, असत्य है? आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं सत्य, असत्य है, संदिग्ध या इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, यह तो आपको हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि अगर कोई भी आपको मतलब कोई भी विज्ञान है, जैसे गति विज्ञान है, अगर उसको खिलाड़ियों को जो मतलब उसका ज्ञान ही ना होगा तो वो कैसे मतलब उसको खेलेगा? तो इसलिए एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, 34 के बारे में। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है कि जीवित प्राणियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले बल का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए गति विज्ञान, ऑप्शन बी जैव यांत्रिकी विज्ञान, ऑप्शन सी रसायन शास्त्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो देखना जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जैव यांत्रिकी विज्ञान इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। सो क्वेश्चन 34 में पूछा है कि किसी वस्तु में गति उत्पन्न करने हेतु किस प्रभाव की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी लचक, ऑप्शन सी सहनशीलता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, जो आपको किसी मतलब वस्तु में गति उत्पन्न करने के लिए उसमें हमको क्या खोजिए? बल, फोर्स। तो इससे तो आपके क्वेश्चन नंबर आपके शायद आई थिंक 10th या 12th के बुकों में पढ़ा जाता है ये आपका, तो इसमें ये तो हर कोई बता देगा। ऑप्शन नंबर ए बल इज़ द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, 36 एंड 37 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है कि दोनों दिशा एवं परिमाण होने के कारण बल एक संदिग्ध राशि है। यह कथन है सत्य, असत्य, संदिग्ध या इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, दोनों दिशाओं में परिमाप होने के कारण बल एक सदिश राशि है, ये एकदम सही बात है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है कि अरास्तु नामक दर्शन शास्त्री को क्या कहा जाता है? अरास्तु नामक दर्शन शास्त्री को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए चिकित्सा शास्त्र का पितामह, ऑप्शन बी गति विज्ञान का पितामह, ऑप्शन सी खेल विज्ञान का पितामह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, अरास्तु नामक दर्शन शास्त्री को आपको जो कहा जाता है वो गति विज्ञान का पितामह कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, 38 के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 37। सो डियर क्वेश्चन नंबर 37 पूछा है कि जैव यांत्रिकी विज्ञान की प्रथम पुस्तक किसे माना जाता है? जो जैव यांत्रिकी विज्ञान की जो फर्स्ट जो बुक थी किसे माना जाता है? आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, ऑप्शन बी मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स, ऑप्शन सी प्रोग्रेस ऑफ एनिमल्स या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा कि अरास्तु ने अपनी किस पुस्तक में पशुओं के शरीर को यांत्रिकी विज्ञान माना है? आपके पास ऑप्शन ए रहे,
पार्ट्स ऑफ एनिमल्स में, ऑप्शन बी मूवमेंट ऑफ एनिमल्स में, ऑप्शन सी प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल्स में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द दीज। तो डियर जो आस्तु ने अपनी पुस्तक में पशुओं के शरीर को यांत्रिक व्यवस्था जो माना है वो मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स में माना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, जिससे कि आपको और भी एजुकेशन वीडियो की आपको नॉलेज मिलती रहे और हमारे थोड़ी सी मोटिवेशन के लिए आपको एक लाइक जरूर करना है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 एंड 40 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 39 पूछा है कि आस्तु ने पक्षियों एवं उड़ने वाले कीट पतंगों पर किसके प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है। आपके पास ऑप्शन ए रहे वायु गतिकी का, ऑप्शन बी द्रव्य गतिकी का, ऑप्शन सी ए बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डियर जो आपका आस्तु ने पक्षियों को उड़ने वाले कीट पतंगों के प्रभाव वैज्ञानिक जो अध्ययन किया था वो वायु गतिकी में किया था। किसमें किया था, वायु गतिका का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 पूछा है कि आस्तु ने मछलियों के शरीर पर किसके प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन किया। ऑप्शन ए वायु गतिकी का, ऑप्शन बी द्रव्य गतिकी का, ऑप्शन सी ए बी दोनों, या ऑप्शन डी ए इनमें से कोई नहीं। वो दोनों होंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी द्रव्य गतिकी का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है कि तैराकी से परीक्षण हेतु जैव यांत्रिकी विज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, यह कथन सत्य है या असत्य है। ऑप्शन सी संदिग्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डिएक्शन ये तो एकदम राइट है। अगर तैराकी की परीक्षण हेतु अगर हमें जैव यांत्रिक विज्ञान का ज्ञान नहीं है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो ये भी आपका असत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है कोई भी वस्तु स्वयं चलना शुरू नहीं करती, मतलब कोई भी जो आपकी जो वस्तु है वो स्वयं तो चलना शुरू नहीं करती और न ही स्वयं विश्राम की स्थिति में आती है, वो जब तक नहीं करती जब उसको कोई ठोस नहीं होता। तो यह कथन कहा गया था, किसने कहा था ये। आपके पास ऑप्शन ए रही, ऑप्शन जे आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी अबू अली सीना, ऑप्शन सी अल-कुनाई, या ऑप्शन डी स्टीफन हॉकिंग। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डियर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अबू अली सीना इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है कि किसी भी परीक्षक के लिए जैव यांत्रिकी विज्ञान का अध्ययन आवश्यक है, यह कथन कैसा है, सत्य, असत्य, संदिग्ध, या इनमें से कोई नहीं। तो डियर ये सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है कि गति के नियम को प्रतिपादित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी आर्किमिडीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट जो आपके गति का नियम का जो प्रतिपादित का जो श्रेय दिया जाता है वो आपको अरस्तु न्यूटन को दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 एंड 46 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है कि न्यूटन ने गति के नियमों को कितने का उल्लेख किया है, जो न्यूटन के गति के नियमों को कुल कितनी संख्या है। आपके पास ऑप्शन ए रहे 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन डी 4, ऑप्शन डी 5। तो डियर स्टूडेंट जो गति के नियम के जो न्यूटन ने जो उल्लेख किए थे वो 3 प्रकार से किए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है न्यूटन के गति विशेषक प्रथम नियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन ये रहे गैलीलियो का नियम, ऑप्शन बी जड़तत्व का नियम, ऑप्शन सी ए बी दोनों, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सो डियर स्टूडेंट जो गति के विषय प्रथम नियम को अन्य नाम से जाना जाता है वो गैलीलियो के नियम एंड जड़तत्व का नियम दोनों प्रकार से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 एंड 48 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 47 पूछा है कि न्यूटन के गति विशेषक तृतीय नियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए गैलीलियो का नियम, ऑप्शन बी जड़तत्व का नियम, ऑप्शन सी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट जो न्यूटन के गति के तृतीय नियम को जो अन्य नाम से जाना जाता है वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी शारीरिक बल, ऑप्शन सी ए बी दोनों, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डियर जो ब्रह्मांड में दो पिंडों के बीच जो कार्य करने जो आकर्षण करने वाले क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 49 पूछा है कि परिवर्ती अवधि का समय इसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन ए रहे
0 से 2 सप्ताह, ऑप्शन बी 2 से 4 सप्ताह, ऑप्शन सी 4 से 6 सप्ताह एंड ऑप्शन डी 6 से 8 सप्ताह। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो पर्यायवर्ती अवधि का समय किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? वो नहीं होना चाहिए 4 से 6 हफ्ता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में, 50 एंड 51 के बारे में। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि सुपयनेशन टोनेशन गतियाँ हैं। ऑप्शन ए टिबिया फिबुला की, ऑप्शन बी कार्प्स मोटोकार्प्स की, ऑप्शन सी रेडियल अन्ना की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो सुपयनेशन टोनेशन गतियाँ हैं आपकी रेडियल अन्ना की, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है कि दो पिंडों के बीच की दूरी 3 गुना कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा। ऑप्शन ए 3 गुना, ऑप्शन बी 1/3 गुना, ऑप्शन सी 1/9 गुना या ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं रहेगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो 1/9 गुना बढ़ जाएगी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 एंड 53 के बारे में। तो 52 में पूछा है कि खिलाड़ी दौड़ते समय अपना शरीर को आगे की ओर झुकाकर दौड़ता है, ऐसा क्यों करते हैं वो? आपके पास ऑप्शन ए एकाग्र होने के लिए, ऑप्शन बी केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण के लिए, ऑप्शन सी पास्कल के नियम के कारण, ऑप्शन डी शरीर का वजन होने के कारण। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका जो खिलाड़ी होता है जो दौड़ते समय अपने मतलब वो शरीर को आगे के झुका के क्यों चलता है? वो एक केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण के लिए घुमा कर चलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है कि बाइसेप मांसपेशी सहायक हैं। ऑप्शन ए कोहनी के एक्सटेंशन में, ऑप्शन बी हाथ के एक्टिवेशन में, ऑप्शन सी हाथ के एक्शन में एंड ऑप्शन डी कोहनी के फ्लेक्शन में। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो बाइसेप मांसपेशियां जो सहायक होती हैं वो कोहनी के फ्लेक्शंस में सहायक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 एंड 55 के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि यदि पत्थर के किसी टुकड़े को मकान की छत से मुक्त रूप से गिराते हुए पृथ्वी तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लगता है तो मकान की ऊंचाई कितनी होगी? आपके पास ऑप्शन ए ऑप्शन से ए 19.6 मीटर, ऑप्शन बी 39.2 मीटर एंड ऑप्शन सी 156.8 मीटर एंड ऑप्शन डी 78.84 मीटर। वो इनमें से राइट आंसर कौन सा है? तो डिस्टेंस जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है कि पृथ्वी पर रखी हुई दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि उनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा। आपके पास ऑप्शन ए है क्या होगा गुरुत्वाकर्षण बल, एंड ऑप्शन ए F एंड ऑप्शन बी F2 एंड ऑप्शन सी F/4 एंड ऑप्शन डी 2F। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो डियर स्टूडेंट्स, का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी F4 इज द करेक्ट आंसर, मतलब F/4 इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक है। आपके पास ऑप्शन ए ऑप्शन ए न्यूटन प्रति किलोग्राम एंड ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एंड ऑप्शन सी न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर एंड ऑप्शन डी न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड प्रति किलोग्राम स्क्वायर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक का जी का जो मात्रक है वो है ऑप्शन नंबर डी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 57 पूछा है कि किसी मीनार की चोटी से पत्थर के टुकड़े को गिराया जाए, मतलब किसी मीनार की चोटी से पत्थर के टुकड़े को गिराया जाए तो 100 मीटर गिरने के बाद पत्थर की चाल क्या होगी? आपके पास ऑप्शन ए ऑप्शन ए 9.8 मीटर प्रति सेकंड एंड ऑप्शन बी 44.2 मीटर प्रति सेकंड एंड ऑप्शन सी 4.42 मीटर प्रति सेकंड एंड ऑप्शन डी 19.6 मीटर प्रति सेकंड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो डिस्टेंस जो 100 मीटर गिरने के बाद पत्थर की जो चाल रहेगी वो 44.2 मीटर प्रति सेकंड होगी, इसलिए जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 एंड 59 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 58। तो डेश ने क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r हो तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण g बराबर होगा। आपके पास ऑप्शन ए Gm/r, ऑप्शन बी Gm/r², ऑप्शन सी Gm²/r, ऑप्शन डी Gm²/r2। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी Gm/r²।
आर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात क्वेश्चन है 59 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 59 पूछा है कि गति की कौन सी सतह तल लंबत होती है और शरीर को बाएं और दाएं हिस्से में बांटती है। आपके पास ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ट्रांसवर्सल तल, ऑप्शन बी सजायटल तल, ऑप्शन सी फ्रंटल तल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट्स जो उसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सजायटल तल इज़ द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 एंड 61, 62 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में। आपको उसको खुद से ही मतलब बताना कि आपने सही करा या रॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है कि पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपरी की ओर फेंका गया पिंड जब महत्तम ऊंचाई पर होता है तो उसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए वेग अधिकतम होता है, ऑप्शन बी वेग शून्य होता है, ऑप्शन सी त्वरण अधिक होता है, ऑप्शन डी त्वरण शून्य होता है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वेग शून्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 61 पूछा कि दो पत्थर 3:5 के अनुपात के वेगों से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके जाते हैं। यदि वे क्रमश h1 तथा h2 ऊंचाई तक जाएं तो h1:h2 बराबर होगा। आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए 3:5, ऑप्शन बी 5:3 या ऑप्शन सी 15:1 या ऑप्शन डी 9:25। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 9:25 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 एंड 63 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है कि गुरुत्व क्षेत्र के अधीन एक वस्तु विराम अवस्था से h ऊंचाई से छोड़ी जाती है तो उसकी ऊंचाई की दूरी तय करने के बाद उसका वेग होगा। ऑप्शन ए v बराबर u प्लस जी टी, ऑप्शन बी v बराबर 1/2 GT², ऑप्शन सी v बराबर अंडर कोष्टक में 2gh एंड ऑप्शन डी v² ऑफ u² प्लस 2gh। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? तो डिस्कशन जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। आप उसके पोज करके भी आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के जब उसको आंसर देना है। वैसे तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी v बराबर अंडर रूट में 2gh। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा कि पहाड़ों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? ऑप्शन ए कम से कम होता है एंड ऑप्शन बी से अधिक होगा, ऑप्शन सी के बराबर होगा, ऑप्शन डी से रात्रि में कम तथा दिन में अधिक होगा। इनमें से राइट आंसर क्या है? तो डियर जो पहाड़ों में गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण के मान से कम होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में एंड 65 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ऑप्शन बी ध्रुवों पर सबसे कम होता है, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों पर बराबर होता है या ऑप्शन डी पृथ्वी के अपनी अक्ष पर घूमने के कारण बढ़ता है। इसमें से राइट आंसर कौन सा है? तो डियर स्टूडेंट्स का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 एंड 66 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है कि यदि किसी वस्तु का शारीरिक भार पृथ्वी पर 125 किलोग्राम हो तो चंद्र पर उसका प्रभाव क्या होगा? भार कितना होगा? आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए 125 किलोग्राम, ऑप्शन बी 744 किलोग्राम, ऑप्शन सी 20.6 किलोग्राम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट जिसका राइट आंसर है चंद्रमा पर भार होगा पृथ्वी का वो 20.6 किलोग्राम होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में। तो डेट क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है कि किसी वस्तु का भार ऑप्शन ए उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करता है, ऑप्शन बी उस वस्तु के जड़त्व को दर्शाता है, ऑप्शन सी उस वस्तु के द्रव्यमान के बराबर होता है लेकिन इसके विभिन्न मात्रक होते हैं, एंड ऑप्शन डी उस वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। इसमें राइट आंसर कौन सा है? तो डियर जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी उस वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 68 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 67 पूछा है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की स्थिति है। आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए भार फलक्रम बल, ऑप्शन बी फलक्रम बल भार, ऑप्शन सी बल भार फलक्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं या व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डियर स्टूडेंट जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की जो स्थिति होती है वो भार फलक्रम बल द्वारा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो डियर स्टूडेंट इसमें पूछा है कि शरीर को कितने अक्षों में विभाजित किया जाता है, शरीर के कितने अक्षों को विभाजित किया जाता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो डियर स्टूडेंट शरीर के आपको 3 अक्षों में विभाजित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में एंड 17 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का तल मतलब प्लेन है। ऑप्शन ए सेजिटल, ऑप्शन बी हॉरिजेंटल, ऑप्शन डी वर्टिकल, ऑप्शन डी ये सभी। तो डिस्टेंस ये आपके ऑल ऑफ दिस मतलब सभी शरीर के तल आपके प्लेन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में। तो उसमें पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अक्ष है। ऑप्शन ए लेटरल, ऑप्शन बी सेजिटल, ऑप्शन सी वर्टिकल, ऑप्शन डी ये सभी। तो डिस्टेंस इसका जो राइट आंसर है ये आपके सारे ही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है कि शटल रन के प्रयोग से मापन होता है। आपके पास ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ए विस्फोटन क्षमता, ऑप्शन बी धावन कौशल, ऑप्शन सी स्फूर्ति, ऑप्शन डी सहनशीलता। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डिस्टेंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धावन कौशल इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 एंड 73 के बारे में। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है कि साइड से साइड वाले अक्ष को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लेटरल, सेजिटल, ऑप्शन बी वर्टिकल, ऑप्शन डी ये सभी। तो डिस्टेंस इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लेटरल इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है कि सामने से पीछे वाले अक्ष को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लेटरल, ऑप्शन बी सेजिटल, ऑप्शन सी वर्टिकल, ऑप्शन डी ये सभी। तो डिस्टेंस सामने से पीछे वाले अक्ष को क्या कहते हैं, सेजिटल कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 एंड 75 के बारे में। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है कि लंबाई में ऊपर से नीचे वाले अक्ष को क्या कहते हैं। ऊपर से लंबाई में ऊपर से नीचे वाले अक्ष को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लेटरल, ऑप्शन बी सेजिटल, ऑप्शन सी वर्टिकल, ऑप्शन डी ये सभी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डिस्टेंस जिसका राइट आंसर है वो है आपका वर्टिकल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में। तो इसमें पूछा कि चलती बक्स में एक का रुकने पर उसमें बैठे यात्री किस दिशा में गिरते हैं। तो ऑप्शन ए पीछे की ओर, ऑप्शन बी आगे की ओर, ऑप्शन सी बाएं से दाएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डिस्टेंस जो चलती बस में जो आपकी जो इसमें यात्री बैठे होते हैं वो आगे की ओर झुकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76, 77 के बारे में एंड 78 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है कि किसी वस्तु पर लगा गुरुत्व बल किस दिशा में कार्य करता है। ऑप्शन ए पृथ्वी के केंद्र की ओर, ऑप्शन बी सूर्य के केंद्र की ओर, ऑप्शन सी चंद्रमा की केंद्र की ओर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट जो आपका ये कार्य करता है गुरुत्व बल वो क्या करता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो इसमें पूछा है कि कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकने पर लौटकर पृथ्वी की ओर क्यों आ जाती है। मतलब कोई भी मतलब जो वस्तु फेंकते हैं ऊपर की ओर वो लौटकर नीचे क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती। तो रिलेशन आपको इसी को उत्तर देना है। एंड ये आपको तो पता ही होना चाहिए। ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण के कारण, ऑप्शन बी घर्षण बल के कारण, ऑप्शन सी दोनों, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डिस्टेंस जो आप जो हम ऊपर कोई वस्तु फेंकते हैं वो एक से नीचे की ओर आती है, तो ये किस कारण होता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है वो अपनी ओर को चीज़ों को खींचता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78, 79 एंड 18 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है कि गैलीलियो किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए जड़त्व के नियम के लिए, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण के नियम के लिए, ऑप्शन सी ए बी दोनों के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट जो गैलीलियो आपको जो लिए प्रसिद्ध है वो जड़त्व के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 79 पूछा है कि एक ही आकार के पत्थर तथा फुटबॉल में किसका जड़त्व अधिक होता है। ऑप्शन ए पत्थर का, ऑप्शन बी फुटबॉल का, ऑप्शन बी ए बी दोनों के समान, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डिस्टेंस जो सबसे ज़्यादा जो जड़त्व वो होगा पत्थर का होगा, क्योंकि पत्थर में जो आपका जो वेट है वो अत्यधिक ठोस मात्रा में होता है, प्लस में ज़्यादा होता है, इसलिए पत्थर का जो गुरुत्वाकर्षण है वो अधिक जड़त्व है, अधिक रहेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में। तो 80 में पूछा है कि न्यूटन को किस नियम को प्रतिपादित करने का श्रेय दिया जाता है। आपके पास ये रहे, ऑप्शन ए गति का नियम, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऑप्शन सी घर्षण बल का नियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डिस्टेंस जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए गति का नियम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 एंड 82 के बारे में एंड 83 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 81 के बारे में बात करेंगे पहले। तो 81 पूछा कि चलती हुई रेलगाड़ी में बैठी सवारियां हैं। आपके पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए विराम अवस्था में, ऑप्शन बी गति अवस्था में, ऑप्शन सी सापेक्ष रूप से विराम एवं गति अवस्था में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डिस्टेंस जो चलती हुई रेलगाड़ी में बैठी सवारियां हैं वो सापेक्ष रूप से विराम एवं गति अवस्था में होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 के बारे में। तो 82 में पूछा कि मानव शरीर को गति प्रदान करने में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऑप्शन ए मांसपेशियों द्वारा, रक्त द्वारा, हड्डियों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो डियर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मांसपेशियों द्वारा इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83, 84 एंड 85 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा कि हृदय की गति पूर्णतः हृदय पेशियों के द्वारा संभव है। ये मांसपेशियाँ हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डियर स्टूडेंट जो हृदय की गति जो पूर्णतः हृदय पेशियों द्वारा संभव है, ये आपकी मांसपेशियाँ जो होती हैं अनैच्छिक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है कि बैठी अवस्था तथा खड़ी अवस्था में व्यक्ति का गुरुत्व केंद्र है, एक समान रहता है। ऑप्शन डी बदल जाता है। ऑप्शन सी शरीर से बाहर रहता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से राइट आंसर कौन सा? तो डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बदल जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है कि गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिस पर वस्तु का भार एक जगह केंद्रित रहता है। यह कथन सही है या गलत है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत है एंड ऑप्शन सी संदिग्ध है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86, 87, 88 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 86। तो डियर क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है कि सामान्य बच्चों में वयस्कों की अपेक्षा गुरुत्व केंद्र होता है। ऑप्शन ए ऊपर, ऑप्शन बी नीचे, ऑप्शन सी समान स्तर पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट सामान्य बच्चों में वयस्कों की जो अपेक्षा गुरुत्व हो जाता है वो ऊपर की ओर रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 के बारे में। तो 87 पूछा है कि एक ब्रह्म कारक जो किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा सरल रेखीय गति की अवस्था में परिवर्तित करता है बल कहलाता है। यह कथन कैसा है? सही है, गलत है या संदिग्ध है या इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट ये आपका राइट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88, 89 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है कि बल की इकाई है, आपके पास ऑप्शन ए है न्यूटन, किलोग्राम, टन या ये सभी। तो डियर स्टूडेंट जो बल की जो इकाई होती है वो न्यूटन होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है कि समाजशास्त्र के जनक कॉम्ट को गति विज्ञान का पितामह माना जाता है। यह कथन कैसा है? सही है, गलत है, संदिग्ध है या इनमें से कोई नहीं। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गलत है, क्योंकि आपको समाजशास्त्र का जनक कॉम्ट को नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1990 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि पार्ट्स ऑफ एनिमल्स जैव यांत्रिकी विज्ञान की प्रथम पुस्तक है। यह कथन कैसा है? सही है, गलत है, संदिग्ध है या इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, गलत इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि शरीर को दो तलों मतलब प्लेन्स तथा अक्षों एक्सिस में विभाजित किया जाता है। यह कथन है? सही है, गलत है, संदिग्ध है या इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट जो शरीर के दो तलों में अक्षों को विभाजित किया है ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92, 93, 94 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में। तो इसमें पूछा दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। यह कथन सही है, गलत है या कौन सा है इसमें से? तो डियर स्टूडेंट सही है, गलत है या संदिग्ध है, इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट ये जो आपका कथन है ये सही गलत है एकदम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के बारे में। तो इसमें पूछा कि न्यूटन को घर्षण बल के नियम को प्रतिपादित करने का श्रेय दिया जाता है। यह कथन सही है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी संदिग्ध है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गलत इज द करेक्ट आंसर। एंड अब करते हैं 94 क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा है कि चलती हुई बस में बैठी सवारियाँ सापेक्ष रूप से विराम एवं गति अवस्था में होती हैं। यह कथन सही है, गलत है या संदिग्ध है, इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट जो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि कॉम्ट ने सर्वप्रथम मांसपेशियों के संकुचन के समय उनके रेशों में होने वाली परिवर्तनों की व्याख्या की है। यह कथन कैसा है? सही है, गलत है, संदिग्ध है या इनमें से कोई नहीं है। तो डियर स्टूडेंट ये ऑप्शन नंबर गलत है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96, 97 के बारे में। तो आपको 97 का कुछ से आंसर देना है कि ये सही है या गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा क्या होता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है।
ऑप्शन ए तापमान बढ़ जाता है, ऑप्शन बी वस्तु में कोई बदलाव नहीं आता, ऑप्शन सी वस्तु की स्थिति परिवर्तित हो जाती है, ऑप्शन डी विस्फोट उत्पन्न होता है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट्स, का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वस्तु की स्थिति में परिवर्तित हो जाती है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि खेल गतिविधियों में प्रयोग होने वाला बल है। ऑप्शन ए आंतरिक बल, ऑप्शन बी बाह्य बल, ऑप्शन सी जड़त्व बल, ऑप्शन डी ये सभी बलों का प्रयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उसका राइट आंसर है, क्योंकि खेल की गतिविधियों में इन सारे बलों का प्रयोग होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 एंड 100 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा है कि यांत्रिकी की वह शाखा जो बलों के कारण बताती है। ऑप्शन ए काइनोमैटिक्स, ऑप्शन बी वाइनोमैटिक्स, ऑप्शन सी जैव यांत्रिकी, ऑप्शन डी तरल यांत्रिकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वाइनोमैटिक्स, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99। यदि F बराबर बल एंड M बराबर भर की मात्रा A बराबर तो बल का सूत्र क्या होगा? तो आपके पास है F बराबर M अपॉन A एंड F बराबर M गुणा A एंड C बराबर ऑप्शन नंबर सी F बराबर A अपॉन M, ऑप्शन डी F बराबर M प्लस A। तो डियर बल का सूत्र तो हर किसी को पता होगा। तो F का जो सूत्र होता है F बराबर M गुणा A, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं 100 क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 100 के बारे में। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से सही सूत्र है। ऑप्शन ए गति बराबर चली गई दूरी, ऑप्शन में लिया गया समय, ऑप्शन नंबर बी दूरी बराबर गति अपन समय, ऑप्शन सी समय बराबर गति अपन दूरी, ऑप्शन डी गति बराबर समय अपन दूरी। तो डियर जो आपका जो सही सूत्र है वो है गति बराबर चली गई दूरी अपन लिया गया टाइम, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 के बारे में। तो इसमें पूछा है शक्ति और गति का संयुक्त मिश्रण क्या कहलाता है। आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए अधिकतम शक्ति, ऑप्शन बी अधिकतम स्फूर्ति, ऑप्शन सी अधिकतम सहनशीलता, ऑप्शन डी विस्फोटक क्षमता। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो आपकी शक्ति और गति का जो संयुक्त मिश्रण है वो आपका अधिकतम स्फूर्ति कहलाता है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 एंड 103 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा है कि निम्नलिखित में से न्यूटन की गति के तृतीय नियम का उदाहरण कौन सा है। आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए कार एक समान गति से चलना, ऑप्शन बी घोड़सवारी, ऑप्शन सी नाव चलाना, ऑप्शन डी कार का स्थिर अवस्था में रहना। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो न्यूटन की गति के जो तृतीय के नियम का जो एग्जाम्पल है वो है आपका नाव चलाना है, इसलिए आपका नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 के बारे में। तो इसमें पूछा कि गति विज्ञान संबंधित है। आपके पास गति से विज्ञान संबंधित है मानव की, कैसे संबंधित है गति विज्ञान मानव की? शारीरिक गतियों से, ऑप्शन बी शारीरिक शक्ति से, ऑप्शन सी शारीरिक वृद्धि से, ऑप्शन डी इन सभी से। तो डियर स्टूडेंट, जिसका राइट आंसर है वो है 103, गति विज्ञान संबंधित है मानव की शारीरिक गतियों से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 एंड 105 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा है कि गति विज्ञान के अध्ययन का साधन कौन सा है। ऑप्शन ए भौतिक विज्ञान, ऑप्शन बी शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो गति विज्ञान के अध्ययन का साधन होता है वो शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान से है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा है कि मानव शरीर में कितने जोड़ होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो मानव शरीर में आपके कितने जोड़ होते हैं वो 3 होते हैं, इसलिए जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 106 में पूछा है कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार होता है। ऑप्शन ए अवलंब की ओर, ऑप्शन बी बल की ओर, ऑप्शन सी बल और अवलंब की ओर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डिस्ट्रीब्यूशन जो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का जो भार होता है वो बल की ओर अवलंब की ओर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 के बारे में। तो इसमें पूछा है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम माना जाता है। ऑप्शन ए जड़त्व का नियम, ऑप्शन बी त्वरण का नियम, ऑप्शन सी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ऑप्शन डी ये सभी। तो डिस्ट्रीब्यूशन न्यूटन जो गति का द्वितीय नियम माना जाता है वो त्वरण का नियम माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 एंड 109 के बारे में। तो 108 में पूछा है कि अंग संचालन विज्ञान के जन्मदाता हैं। ऑप्शन ए गैल, ऑप्शन डी आर्स्तु, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी रूसो। तो अंग संचालन विज्ञान के जो जन्मदाता है वो आपके आर्स्तु हैं,
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 109 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि है। ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी पीनियल बॉडी, ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो जिसमें जो अपनी मास्टर ग्रंथि होती है वो पीयूष ग्रंथि होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 एंड 111 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा है कि रक्त कणिकाओं का जीवन चक्र होता है। ऑप्शन ए 90 से 120 दिन, ऑप्शन बी 120 से 140 दिन, ऑप्शन सी 60 से 90 दिन, ऑप्शन डी 140 से 200 दिन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो ड्यूरेशन जो रक्त कणिकाओं जो जीवन चक्र होता है वो 90 से 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा है कि निम्नलिखित में से शारीरिक स्वास्थ्य का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी मकान, ऑप्शन सी धन, ऑप्शन डी ये सभी। तो शारीरिक स्वास्थ्य के तत्व नहीं है, ये सब सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये सभी करेक्ट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 112 113 के बारे में बात करेंगे। तो गाइज अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड क्वेश्चन नंबर 112 के बारे में बात करेंगे। तो डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 112 में पूछा है कि गुरुत्व केंद्र संबंधित है वस्तु के भार से। ऑप्शन बी संतुलन से, ऑप्शन सी ऊंचाई से, ऑप्शन डी चौड़ाई से। तो डिस्कशन जो गुरुत्व केंद्र संबंधित है वो वस्तु के संतुलन से संबंधित है, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 के बारे में। इसमें पूछा कि चाल परिवर्तन की दर कहलाती है। ऑप्शन ए त्वरण, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी वेग। तो डिस्कशन चाल परिवर्तन की दर कहलाती है वो आपकी वेग कहलाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 115 के बारे में। तो सर्वप्रथम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 114 के बारे में। तो इसमें पूछा कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए जैविक कारक, ऑप्शन बी सामाजिक कारक, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक कारक, ऑप्शन डी ये सभी। तो डिस्कशन स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं ऑल ऑफ दीज हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 116 117 के बारे में। तो सर्वप्रथम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 115 के बारे में। इसमें पूछा है कि ऑर्थोलॉजी नामक विज्ञान संबंधित है। ऑप्शन ए अस्थियों से, ऑप्शन बी जोड़ों से, ऑप्शन सी मांसपेशियों से, ऑप्शन डी रक्त से। तो ऑर्थोलॉजी जो नामक विज्ञान है वो किससे संबंधित है, वो आपकी जोड़ों से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 के बारे में। इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 116 में ऊर्जा मापन की इकाई है। ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी किलोग्राम, ऑप्शन डी किलोमीटर। तो ऊर्जा मापन की इकाई क्या है, वो कैलोरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 118 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा है कि गुरुत्व रेखा गुरुत्व केंद्र पर निर्भर करती है, यह कथन कैसा सत्य, असत्य, आंशिक सत्य, आंशिक असत्य। तो डिस्कशन इसका राइट आंसर है वो सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 के बारे में। इसमें पूछा है कि 100 मीटर की दौड़ गति का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन ए आवर्ती गति, ऑप्शन बी रेखीय गति, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 100 मीटर की जो दौड़ होती है गति का कौन सा प्रकार है, वो रेखीय गति है, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 120 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा है कि क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा गेंद फेंकना कौन सी गति है। ऑप्शन ए अपरिवर्तन, ऑप्शन बी अभिवर्तन, ऑप्शन सी पर्यावर्तन, ऑप्शन डी फैलाव। तो डिस्कशन क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा गेंद फेंकना कौन सी गति कहलाती है, वो पर्यावर्तन कहलाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक होगा। आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए टेनिस की गेंद, ऑप्शन बी डिस्कस चक्का, ऑप्शन सी वॉलीबॉल, ऑप्शन डी हॉकी की गेंद। तो डिस्कशन जो सर किसका आपका जड़त्व अधिक होगा, वो डिस्कस मतलब चक्का का आपका जो जड़त्व वो अधिक रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 122 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा है कि जब कोई वस्तु द्रव्य से गुजरती है तो उसकी गति हमेशा बढ़ती है। ऑप्शन बी उसकी गति वेग हमेशा घटती है, ऑप्शन सी वह हमेशा पृथ्वी की ओर गिरती है, या ऑप्शन डी एक बल हमेशा उस पर कार्य करता है। तो जब कोई वस्तु तुरंत से गुजरती है तो वह एक बल हमेशा उस पर कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 एंड 123 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 122 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि न्यूटन के किस नियम को संवेग का नियम कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए प्रथम नियम, ऑप्शन बी द्वितीय नियम, ऑप्शन सी तृतीय नियम, ऑप्शन डी चतुर्थ नियम।
तो न्यूटन किस नियम को संवेग का नियम कहा जाता है? किया जाता है द्वितीय नियम को। इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 123 की बात करें तो हमें पूछा है कि उस बिंदु को क्या कहते हैं जिस पर वस्तु का संपूर्ण भार केंद्रित होता है? ऑप्शन ए बल केंद्र, ऑप्शन बी वेग केंद्र, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी गुरुत्व केंद्र। तो जिस वस्तु पर भार केंद्रित होता है उसको हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं, इसलिए उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 एंड 125 के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 124 में पूछा कि गुरुत्व केंद्र का संबंध किसी वस्तु के किससे होता है? ऑप्शन ए भार, ऑप्शन बी संतुलन, ऑप्शन सी ऊंचाई, ऑप्शन डी चौड़ाई। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर गुरुत्व का संबंध किस वस्तु से होता है? वो आपका संतुलन से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया तो जरूर जल्दी से करें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि खेल चिकित्सा के पितामह कौन है? खेल चिकित्सा शास्त्र के पितामह कौन है? ऑप्शन ए अरस्तू, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन डी हेरोडस या ऑप्शन डी हिप्पोक्रेटस। कौन सा? हिप्पोक्रेटस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हिप्पोक्रेटस इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 126 एंड 127 के बारे में। तो डियर 126 में पूछा कि किसी व्यक्ति का गुरुत्व केंद्र उसकी लंबाई का होता है कितना परसेंट होता है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 55%, ऑप्शन डी 56%। तो गुरुत्व का केंद्र उसकी लंबाई कितना परसेंट होता है? वो 50% होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें भी। एंड क्वेश्चन नंबर 127 की बात करें तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में जोड़ों की गति कौन सी है? ऑप्शन ए चल संधि, ऑप्शन बी अचल संधि, ऑप्शन सी फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ऑप्शन डी एक्शन एवं रिएक्शन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर जोड़ों की गति की जो कौन सी आपकी होती है वो आपकी चल संधि होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127, 128, 129 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 128। तो क्वेश्चन नंबर 128 में पूछा कि किसी व्यक्ति को पृथ्वी का भार 100 किलोग्राम है, चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? आपके पास ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए 13.66 किलोग्राम, ऑप्शन बी 14.66 किलोग्राम, ऑप्शन सी 16.66 किलोग्राम या ऑप्शन डी 15.66 किलोग्राम। ये आपको 2021 में आया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो उसका राइट आंसर है मतलब भार संबंधित तो आपको एक क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 129 में पूछा है कि एक गज में कितने मीटर होते हैं? आपके पास ऑप्शन ए रहे। ऑप्शन ए 0.931 मीटर, ऑप्शन बी 1.5 मीटर, ऑप्शन सी 1.09 मीटर एंड ऑप्शन डी 0.914 मीटर। इसका एक गज में कितने मीटर होते हैं? तो डियर जो एक गज में मीटर होते हैं वो 0.914 मीटर होते हैं, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 130 में पूछा है 130 में कि न्यूटन की गति के तृतीय नियम का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए तैराकी, ऑप्शन बी नौका चालन, ऑप्शन सी निशानेबाजी, ऑप्शन डी ये सभी। तो न्यूटन जो तृतीय नियम के जो एग्जाम्पल्स हैं ये तीनों ही न्यूटन की गति के तृतीय नियम के एग्जाम्पल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 131 में पूछा है कि भ्रम भार के लक्षण हैं, जो भ्रम भार के लक्षण हैं। ऑप्शन ए तीव्रता एवं घनत्व, ऑप्शन बी अंतराल एवं बारंबारता, ऑप्शन सी बारंबारता, ऑप्शन डी तीव्रता घनत्व अंतराल एवं बारंबारता। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर जो राइट आंसर है वो तीव्रता एवं घनत्व, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 132, 133 एंड 134 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 132 में पूछा है कि संवेग के नियम को कहते हैं। ऑप्शन ए न्यूटन की गति का प्रथम नियम, ऑप्शन बी न्यूटन की गति का तृतीय नियम, ऑप्शन सी न्यूटन की गति का तृतीय नियम, ऑप्शन डी न्यूटन की गति का चतुर्थ नियम। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर संवेग के नियम को कहते हैं न्यूटन की गति का तृतीय नियम, इसलिए जो उसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की, क्वेश्चन नंबर 133 के बारे में। इसमें पूछा है कि मानव की शारीरिक गति निर्भर करती है। ऑप्शन ए अक्ष पर, ऑप्शन बी तल पर, ऑप्शन सी ए बी दोनों पर, ऑप्शन डी या इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर जो मानव की शारीरिक गति का निर्भर करती है वो अक्ष पर भी करती है, तल पर भी करती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 134, 135, 136 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 134 में पूछा है कि एथलीट की गति निर्भर करती है वंशानुक्रम पर, ऑप्शन बी जीवन स्वास्थ्य कारक पर, ऑप्शन डी ए बी दोनों पर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो एथलीट की जो गति निर्भर करती है वो वंशानुक्रम पर भी करती है, जीवन स्वास्थ्य पर भी, कारक पर भी करती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 के बारे में। तो डिएशन क्वेश्चन नंबर 135 में पूछा है कि किलोग्राम मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर इकाई है। ऑप्शन ए संवेग की, ऑप्शन बी गति की, ऑप्शन सी त्वरण की, ऑप्शन डी बल की। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डिएशन जो किलोग्राम मल्टीप्लाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है आपकी बल की है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 के बारे में। तो 136 में पूछा कि ताकत और गति का सम्मिलित मिश्रण कहलाता है। ऑप्शन ए अधिकतम शक्ति, ऑप्शन बी विस्फोटक शक्ति, ऑप्शन सी अधिकतम सहनशीलता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डिएशन जो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर अधिकतम शक्ति इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड 134 के बारे में बात करेंगे। तो डिएशन क्वेश्चन नंबर 137 में पूछा है कि फुफ्फुस क्षमता का मापन किया जाता है। ऑप्शन ए स्कैन फोल्डमीटर से, ऑप्शन बी स्पायरोमीटर से, ऑप्शन सी ए बी दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डिएशन उसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी स्पायरोमीटर से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करें क्वेश्चन नंबर 138 के बारे में। तो इसमें पूछा कि प्राण शक्ति इसकी सहायता से मापी जाती है। ऑप्शन ए वेट स्पायरोमीटर, ऑप्शन बी फ्लेक्सोमीटर, ऑप्शन सी टेंशियोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? डिएशन जो प्राण शक्ति इसकी सहायता से मापी जाती है वो वेट स्पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 139, 140 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 139 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 139 में पूछा है कि क्रॉस वेबर परीक्षण से किस क्षमता का मापन किया जाता है। ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी सहनशीलता, ऑप्शन डी लचक, ऑप्शन डी शक्ति। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डिएशन क्रॉस वेबर परीक्षण किस क्षमता का मापन किया जाता है वो किया जाता है आपकी गति का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 140 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि गुरुत्वाकर्षण रेखा निर्भर करती है, जो आपकी गुरुत्व रेखा होती है वो किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए गुरुत्व पर, गुरुत्व केंद्र पर, ऑप्शन बी लिंग पर, ऑप्शन सी आयु पर, ऑप्शन डी इन सभी पर। तो डिएशन जो गुरुत्व रेखा निर्भर करती है वो गुरुत्व केंद्र पर करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 के बारे में। तो 141 में पूछा है कि चाल परिवर्तन की दर कहलाती है। ऑप्शन ए त्वरण, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी गति। तो डिएशन चाल परिवर्तन की जो दर कहलाती है वो आपकी वेग कहलाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी 142, 143 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 142 में पूछा कि कौन को मापने वाले यंत्र हैं। ऑप्शन ए प्रोटेकट्स, ऑप्शन बी गिनोपोमीटर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक गोनियोमीटर, ऑप्शन डी ये सभी। तो डिएशन कौन को मापने वाले यंत्र हैं ये सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 143 की बात करें तो इसमें पूछा कि 3 बिंदु स्तर को कहा जाता है। ऑप्शन ए कार्डिनल पॉइंट्स, ऑप्शन बी अक्ष, ऑप्शन बी सी ए बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डिएशन में 3 बिंदु स्तर को कहा जाता है वो कार्डिनल पॉइंट्स एवं अक्ष दोनों कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 144 के बारे में। इसमें पूछा है कि खिलाड़ियों की ऊंचाई नापने का उपकरण को कहते हैं। ऑप्शन ए स्कॉनफोल्ड कैलिपर, ऑप्शन बी गोपनीयोमीटर, ऑप्शन सी स्टूडियोमीटर, ऑप्शन डी स्पॉन्डोलोमीटर। इसमें से राइट आंसर कौन सा है? जो खिलाड़ियों की जो ऊंचाई नापने के लिए कौन सा उपकरण करते हैं? तो जो है खिलाड़ी जो ऊंचाई मापने का जो उपकरण यूज करते हैं वो स्टूडियोमीटर करते हैं, स्टेडियोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 145 एंड 146 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 145 के बारे में बात करेंगे। तो इसमें पूछा है कि स्थानांतरण गति के प्रकार हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो डिएशन जो स्थानांतरण गति के प्रकार हैं वो 3 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 146 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि स्थानांतरण की गति का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए लुढ़कना, ऑप्शन बी फिसलना, ऑप्शन सी गिरना, ऑप्शन डी ये सभी। तो डिएशन जो स्थानांतरण की गति का उदाहरण कौन सा है ये सभी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड 147 की बात करें तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से विरोधी परिवर्तक कौन से हैं। आपके पास ऑप्शन ये रहे वर्नियन पेशियाँ, ऑप्शन बी अवनतक पेशियाँ, ऑप्शन सी क्रोनोत्तक पेशियाँ, ऑप्शन डी ये सभी। तो निम्नलिखित में विरोधी परिवर्तक कौन से हैं? ये सभी आपके विरोधी परिवर्तक हैं,
इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड 148 की बात करें तो इसमें पूछा है कि उस तत्व को क्या कहते हैं जो किसी वस्तु को विराम अवस्था तथा उसकी गति में परिवर्तन लाता है। ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी शरीर का ढांचा, ऑप्शन सी गति या ऑप्शन डी बल। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? तो डिस्टेंस जो आपकी मतलब विराम अवस्था में गति की जो परिवर्तन लाता है उसको बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन 149 एंड 50 के बारे में। तो पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 149 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि वर्टिकल अक्ष को हम इस दूसरे नाम से भी जानते हैं। दूसरे नाम कौन से दूसरे नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए सैजिटल अक्ष, ऑप्शन ए फ्रंटल अक्ष, ऑप्शन सी कोरोनल अक्ष या ऑप्शन डी लॉन्गिट्यूडिनल अक्ष। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डिरेक्शन जो वर्टिकल अक्ष को दूसरे नाम से जानते हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल अक्ष के नाम से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 150, अंतिम क्वेश्चन है आज का 150वां। इसमें पूछा कि ऐसे कारक जिन पर शक्ति निर्भर करती है। ऑप्शन ए मांसपेशी अनुच्छेद, ऑप्शन बी मांसपेशी रेशो, ऑप्शन सी समन्वय, ऑप्शन डी ये सभी। तो आपकी जो वो आपकी शक्ति निर्भर करती है इन सभी पर करती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, एंड नहीं है तो हमारे यूट्यूब चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रही। दोस्तों अगर जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।